गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हो आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। काफी ठंड भी है। बहरहाल हम लोगों ने लास्ट टाइम जो देखा था रिस्क असेसमेंट, हम लोग अभी अपना कंटिन्यू में है। तो उसके स्टेप 1 और स्टेप 2 को हमने जाना कि सर हजार्ड क्या होते हैं, मतलब क्या होते हैं, कैसे उनकी पहचान की जाती है, ये हमने सीखा। फिर हमने जाना सर कि कौन कौन खतरे में है, कैसे खतरे में है, इसका पता हम कैसे लगाएंगे। अब आते हैं स्टेप 3 पे, जो कहता है कि इवेल्युएट द रिस्क। जो रिस्क है सर उसका कैलकुलेशन आप करो और साथ ही साथ प्रिकॉशन आपको लेना होगा। अब एक सिंपल सा फंडा आप मुझे समझाओ। जैसे उस दिन हम लोग जिन लोगों को ऊपर चढ़ाए थे काम करवाने के लिए, अगर आपको ध्यान हो ABC करके हमने काम तो दिया, क्या हमने अब तक कुछ ऐसा काम किया है जिससे रिस्क हमारा कंट्रोल हो रहा हो? क्या हमने कुछ अब तक ऐसा किया? नहीं। हमने बेसिकली केवल हजार्ड पहचाना है, ये पहचाना है कौन कौन खतरे में। हमें ये नहीं पता है कि हम इन्हें बचाएंगे कैसे। अच्छा, समस्या का पता लगाना ये बड़ी बात है, या समस्या का समाधान निकालना भी जरूरी होता है? प्रॉब्लम का सलूशन हमको चाहिए, तो प्रॉब्लम तो अपने पास मिल चुके हैं, लेकिन अब प्रॉब्लम का सलूशन कैसे मिलेगा, कैसे उसे कंट्रोल करते हैं, इसके बारे में चर्चा आइए शुरू की जाए। चलिए शुरू करते हैं। ठीक, तो जैसा हम जानते हैं कि हमारा स्टेप 3 क्या कह रहा है सर कि इवेल्युएट द रिस्क एंड डिसाइड ऑन प्रिकॉशंस। मतलब अब हमें रिस्क को कैलकुलेट करना पड़ेगा। रिस्क क्या है, कितना है, कितनी उसकी वैल्यू है, ये सारा हमें पता करना पड़ेगा। साथ ही साथ उस पर क्या बचाव लें। हमने ये केवल जाना कि सर रिस्क क्या है, चाहे रिस्क है नहीं है, केवल इतना जानते हैं। हमें ये नहीं पता कि किसका रिस्क ज्यादा है, कैसे है, क्या कुछ करके वो है। तो हमें अब कैलकुलेशन करना पड़ेगा रिस्क का। पहला चीज तो रिस्क को कैलकुलेट करेंगे, दूसरा हम बचाव भी यहां पर लेंगे। सवाल यह है सबसे बड़ा कि सर रिस्क का कैलकुलेशन आखिर हो क्यों? बिना रिस्क को कैलकुलेट भी किए भी तो काम चल सकता है। चलिए आते हैं वापस अपने सवाल पर, जो हम लोग उस दिन ग्राफ देख रहे थे। ठीक है, चलिए जैसे यही उस दिन अपने पास था A, B और C, एक की हाइट 10 मीटर, दूसरे की 20, तीसरे की 30 मीटर। सवाल यह है कि तीनों गिरेंगे, रिस्क में सबसे ज्यादा कौन है? C है, जैसा आपने उस दिन भी बताया था, आज भी बता रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है। अब सवाल यह है कि इनमें से बचाएंगे किसको आप? तीनों को बचाएंगे। ठीक, पहले किसे बचाएंगे ये बताइए। अब बचाना तीनों को है, बिल्कुल सही। पहले किसे आप बचाओगे? तो वो होगा आपका C। कारण क्या है? कि उसका रिस्क ज्यादा है। तो रिस्क को कैलकुलेट करने का जो सबसे बड़ा पर्पज होता है वो यही होता है ताकि हमें पता चले कि एक्चुअल हमें पहले बचाना किसे है। हमें बचाना तीनों को है, नो डाउट, लेकिन पहले या कहें कि प्रायोरिटी किसे दी जाए, प्राथमिकता किसे दी जाए, इस बात का पता हमारे कैलकुलेशन के माध्यम से ही लगता है। अगर कैलकुलेशन न किया जाए तो हमें इसके बारे में पता ही नहीं लगेगा। इसीलिए इसका कैलकुलेशन किया जाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। चलिए, तो ये कह रहा है सर दैट हैविंग आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर हजार्ड एंड द पीपल हु आर हार्म्ड बाय इट। अगर मैं सिंपल कहूं तो कह रहा है स्टेप 1 और स्टेप 2 करने के बाद द नेक्स्ट स्टेप इन द रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट प्रोसेस का एक सवाल है सिंपल सा, वो सवाल क्या है? तो उसका अगर आपने जवाब दे दिया, मतलब एक सवाल है स्टेप 3 में, हम एक सवाल आपसे पूछते हैं, अगर आपने उसका जवाब दे दिया तो भाई सारी बात खत्म हो गई। सवाल क्या है सर? दैट इज द लेवल ऑफ रिस्क जनरेटेड बाय द हजार्ड। कि सर क्या जो हजार्ड की वजह से जो रिस्क क्रिएट हो रहा है इज एक्सेप्टेबल? क्या वो एक्सेप्टेबल है और डज नीड टू बी रिड्यूस्ड? यानी जो खतरा आपने अभी देखा क्या वो कंट्रोल में है या उसे और भी अभी कम किया जाना चाहिए? आपके हिसाब से क्या लगता है, कम किया आपने? सीधा जवाब है सर कि नहीं, अभी उसे कम नहीं किया गया है, अभी उसे हमें कंट्रोल करने की जरूरत है। चलिए, तो आपने केवल एक राउंड फिगर बोला कि सर इसका ज्यादा, उसका ज्यादा, इसका ज्यादा, उसका ज्यादा, उससे काम नहीं बनेगा। आपको एक्यूरेट पिन पॉइंट चाहिए कि है क्या, एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, तो वो आपको समझना पड़ेगा। तो रिस्क का कैलकुलेशन पहले करें, फिर बचाव के बारे में बात किया जाएगा। तो रिस्क शुड बी इवैल्यूएटेड। रिस्क का कैलकुलेशन किया जाना
चाहिए या किया जाता है थ्रू लाइक्लीहुड एंड कॉन्सिक्वेंस। लाइक्लीहुड और कॉन्सिक्वेंस के बेस पर इसका सारा कैलकुलेशन किया जाना चाहिए। बात क्लियर है? अब आइए, अब कैसे करेंगे लाइक्लीहुड और कॉन्सिक्वेंस के बेस पे? आइए, अब आपको दिख रहा है, ये रहा, ये आपका लाइक्लीहुड है और ये आपका कॉन्सिक्वेंस है। बेसिकली समझिए क्या कि एक वैल्यू है जो 1 से 5, इसे हम लोग बोलते हैं 5 into 5, इसको 5 क्रॉस 5 भी बोलते हैं लोग। 5 into 5 के रेशियो पर ये चलता है, ठीक है। 1 से 5 तक का नंबर यहां दिया गया है लाइक्लीहुड में, और कॉन्सिक्वेंस में भी 1 से 5 तक का नंबर दिया गया है। अगर आपने लाइक्लीहुड की वैल्यू रखी 1, यानी वेरी अनलाइकली, मतलब भैया कि चांस ना के बराबर है कि हादसा होगा, ये आप बताते हैं संभावना क्या है, नुकसान हो सकता है या नहीं। तो आपने बोला सर कि पहला चीज की बहुत कम चांस है कि हादसा हो, लेकिन अगर हादसा हुआ तो क्या नुकसान बहुत बड़ा होगा या नहीं होगा? क्या अनुमान है आपका? अगर ऐसा है कि भाई हादसा ना के बराबर है कि चांस हो, लेकिन अगर हुआ तो तबाही बहुत बड़े स्तर पर मचेगी, तो बोलेंगे हम 5, क्योंकि ये नुकसान होने की संभावना है। लेकिन अगर हुआ तो क्या होगा? तो सर ज्यादा जगह तो कोई चोट नहीं आएगी, या व्यक्ति का फर्स्ट एड ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा, या उसको हल्की फुल्की चोट आएगी, या हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ेगा, या फिर वो मारा जाएगा। इसके बेसिस पर रखा जाता है। तो पहले इसको समझिए वेरी अनलाइकली, मतलब ना के बराबर चांस होता है कि 100 में 1-2% चांस है कि हो जाए, तो नहीं होगा, वो हिसाब है। आपको क्या ऐसा लगता है कि इस काम में ये कंडीशन है? दूसरा अनलाइकली, थोड़ा बहुत चांस है सर कि हादसा हो सकता है, नुकसान हो सकता है। तीसरा लाइकली, तीसरा का मतलब है पॉइंट आप दे रहे हो, आपको नंबर देना पड़ेगा 1, 2, 3, 4, 5, वो आप नंबर देते हो। लाइकली का मतलब 50-50, मतलब 50-50 चांस है सर वो बंदा, मतलब उसको नुकसान हो सकता है, वो गिर सकता है, उसको चोट लग सकती है, जो भी रहेगा। फिर आते हैं नंबर 4 वेरी लाइकली, मतलब बहुत ज्यादा चांस है कि गिरेंगे ये। और नंबर 5 मतलब गारंटेड है कि नुकसान होगा ही होगा। अब सवाल ये है कि नुकसान अगर होगा तो क्या? जैसे मान लो कोई बंदा है ब्लेड को लेके मुंह में बार बार घुमा रहा है, क्या चांस है? 1, 2, 3, 4, 5 में क्या रखोगे? उसको वैल्यू क्या रखोगे? 5 रखोगे, क्योंकि बहुत ज्यादा चांस है कि कट जाए, बार बार मुंह में लेके ब्लेड घुमा रहा है तो। और ब्लेड जब मुंह में लगेगा कहीं का जगह, तो क्या हो सकता है उसके साथ? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, क्या होगा? मरेगा तो नहीं, इतना तो तय है, लेकिन क्या हो सकता है? 5, यहां से आपने 5 उठाया और यहां से कितना उठाया? 4 उठाया, ठीक है। तो रिस्क निकालने के लिए आप क्या करते हो? लाइक्लीहुड इनटू कॉन्सिक्वेंस। तो आप क्या करोगे इन दोनों को? 5 गुणे 4, वैल्यू कितनी आई? 20। अभी आपको समझ में आएगा क्या है। तो अभी पहले बताइए कि लाइक्लीहुड और कॉन्सिक्वेंस का हिसाब किताब क्या समझ में आ रहा है? ये कैसे रखते हैं? संभावना क्या है? बहुत ज्यादा संभावना, बहुत कम है, क्या है? जैसे मान लो कटर से आप पेंसिल छीलते हो, कटर से अगर पेंसिल छील रहे हो तो हाथ में चोट लगने की संभावना है? नहीं, तो ये नहीं लगे, मतलब सर चांस है ही नहीं, शर्तें आप उसमें आप उंगली न डालो तब तक। और अगर होता भी है, मान लो अगर इनकेस हो भी गया तो क्या होगा? कोई चोट नहीं आने वाली है। तब वैल्यू क्या आएगी? यहां से भी 1 और यहां से भी 1, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? 1। समझ में आया? अब आइए इसको अभी क्लियर करेंगे, अभी ये तो आपको समझ में आएगा। और ये लेवल अभी आपको हम क्लियर कर देते हैं। रिस्क रेटिंग करेंगे तो करें मल्टीप्लाई बिटवीन लाइक्लीहुड एंड कॉन्सिक्वेंस। लाइक्लीहुड और कॉन्सिक्वेंस के बीच में क्या करेंगे आप? मल्टीप्लाई करोगे। जैसे अभी मैंने ब्लेड वाला केस सुना है तो आपने बोला सर की चांस है कि 5 हो जाए, और इधर करेंगे तो 4। अच्छा, उसमें 1 से 5 तक की संख्याएं थी, उसका मिनिमम वैल्यू कितना आ सकता है और मैक्सिमम कितना आ सकता है? बोलिए, मिनिमम कितना आ सकता है, मैक्सिमम कितना आ सकता है? इसमें अगर बात करें 1 से 5 तक दो संख्या, दोनों तरफ 1 से 5 दिया है, तो मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी और मैक्सिमम कितना आ सकता है? मिनिमम 1 और मैक्सिमम 25, क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हो आप, ठीक है। मिनिमम आएगा 1 और मैक्सिमम आएगा 25। तो वही करा सर, मल्टीप्लाई बिटवीन लाइक्लीहुड एंड कॉन्सिक्वेंस, किसके लिए? तो गेट अ रिस्क स्कोर, ताकि आपको एक नंबर मिल रहा हो।
तो लाइक्लीहुड ऑफ कॉन्सिक्वेंस को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक नंबर मिलेगा। और ये नंबर कितना होगा, दिस विल गिव अ नंबर स्केल ऑफ 1 to 25, ये 1 से 25 तक का नंबर आपको मिलेगा। ये जो चीज आप देख रहे हो ना, ये सामने आपके जो ये 4x4, 5x5 या 3x3 का दिख रहा है, इसमें हम बोलते हैं रिस्क मैट्रिक्स। बहुत सारे इंडस्ट्री में 10x10 का होता है, 3x3 होता है, 5x5 होता है, 7x7 होता है, मतलब 7 into 7 का रहेगा, 5 into 5 का रहेगा, तो वो अलग अलग होता है। तो उसमें भी अलग अलग देगा भाई, एक है जो है तो 7x7 का है तो क्या होगा 1 से 49, 10x10 का है तो क्या होगा 1 से लेके 100 तक। तो ये चार्ट आपको मिल जाएगा बना बना कि इसमें क्या वैल्यू कैसे कैसे रखना है, वो चार्ट आपके पास रहेगा। अब आइए बोलिए, वो कर सकता है, उसकी दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम समझिए क्या है, जितना कम नंबर, जितना छोटा अंक उतना छोटा रिस्क, और जितना बड़ा अंक उतना बड़ा रिस्क। ये कारण है कि भाई इसका सीक्वेंस 1 2 3 4 5 मतलब उल्टे के हिसाब से आप लेके चल रहे हो। खैर अब आइए, तो अब कैसे पता चलता है, अब समझिए। आपने बोला सर बचाएंगे तीनों को, लेकिन कैसे पता चलेगा कि किसको बचाना है। आपने कैलकुलेट किया एक का रिस्क आया 10, एक आया 15, एक आया 25, अब बचाना किसको पहले 25 वाले को। क्यों, ये कैसे पता चला है, बिना कैलकुलेशन के पता चल सकता है क्या, तो पॉसिबल ही नहीं है कि भाई बिना कैलकुलेशन के आपको पता लगे। तो वही कह रहा सर दैट दिस फिगर ऑफर एन इंडिकेशन, ये जो हम कैलकुलेशन करते हैं, जो हमको बोलते हैं ना राउंड फिगर इतना वैल्यू आई है, तो ये जो फिगर मिला है हमें, जो पॉइंट मिला है, इट इज एन इंडिकेशन, ये बताता है टॉप प्रायोरिटी, बताता है कि प्राथमिकता किसे दी जाए, एंड द लेवल ऑफ रिस्क, और रिस्क का लेवल क्या होगा इसके बारे में आपको यह जानकारी देता है। हायर द नंबर हायर द रिस्क, मतलब जिसका नंबर सबसे ज्यादा आया उसकी रिस्क वैल्यू क्या होगी, सबसे ज्यादा रहेगी। बात क्लियर है। तो बचाव तो बाद में लेंगे, पहले रिस्क कैलकुलेट कर लिया जाए। भाई अभी तो पता ही नहीं है कि कितना रिस्क किसका है, तो पहले आइए इस रिस्क मैट्रिक्स की मदद से सबका रिस्क कैलकुलेट करते हैं, फिर बचाव के बारे में बात की जाएगी। चलिए अब आइए, सेम चार्ट है आपके पास यहां पर लाइक्लीहुड ऑफ कॉन्सिक्वेंस का, ठीक है। आइए अब अगर आपको सहूलियत चाहिए तो मैं इसको दोनों को एक साथ कर दे रहा हूं। आई होप आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है, क्लियरली विजुअल वे थोड़ा। चलिए अब अगर यहां पर आपको केस में दोबारा समझा देता हूं, ये तीनों लोग खड़े हैं ऊपर, ठीक है। स्टेप 1 क्या कह रहा है, रिस्क असेसमेंट का पहला स्टेप क्या था, आइडेंटिफाई द हजार्ड। खतरा क्या है सर, तो तीनों कहां पे काम कर रहे हैं, वर्क एट हाइट, यानी हजार्ड तो हमने पहचान लिया। उसके बाद उसमें क्या हो सकता है भाई, फार फ्रॉम हाइट होगा, और हाइट का जो है तो उसमें अलग अलग हजार्ड होंगे भाई, ऊपर से गिर सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, जो भी रहेगा, ठीक है। चलिए दूसरा स्टेप 2 क्या था, आइडेंटिफाई द पीपल हु आर बिहाइंड एंड हाउ, पता करिए कि कौन कौन खतरे में और कैसे। तो अभी तो हम देख रहे हैं कि 1 2 3 यही लोग खतरे में है, नीचे अगर कोई बंदा काम कर रहा हो तो मान लीजिए तीनों के नीचे भी कुछ लोग काम कर रहे हैं, तो अब खतरे में कौन कौन है, ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी है। यहां तक तो हम पढ़ चुके हैं, और यहां तक अपने रिस्क असेसमेंट के जो पैटर्न है उसको फॉलो करके हमने इतना तो पता लगा लिया भैया कौन खतरे में और कैसे है, ठीक है। अब आइए, अब सारा मैटर है रिस्क का कैलकुलेशन में। तो अब है क्या, तीनों का प्लेटफॉर्म एक जैसा है, बस हाइट अलग अलग है, कोई 10 फीट पे है, कोई 20 फीट पे है, कोई 30 फीट पे है। मैंने पहले बता दिया कि केवल ऊंचाई को कंसीडर करके आप रिस्क का लेवल नहीं बता सकते हैं, आपको पहले मैं क्लियर करवा चुका हूं इस चीज को। क्यों, वो आपको प्रीवियस वीडियोस में मिल जाएगा, मैं उसको पिन कर दूंगा, आप देख लीजिएगा। अब क्या है कि ये चल रहा है, अब एक सवाल का जवाब दीजिए। ये लोग ऊपर खड़े हैं, किसी प्रकार का कोई प्रोटेक्शन नहीं है, कोई फायर प्रोटेक्शन नहीं है, कोई गार्ड रेल नहीं, कुछ नहीं, तीनों के साथ। इन तीनों के गिरने की संभावना
बराबर है, अलग अलग है? तीनों की संभावना बराबर है, अलग अलग है? संभावना तीनों की बराबर होगी, बदल रहा है केवल परिणाम। कारण क्या है? तीनों का मैंने बोला कि आपको हवा को यहां पर कंसीडर अभी नहीं करना है। एक पॉइंट मैं कोट कर देता हूं कि आपको एयर को कंसीडर नहीं करना है, आप हाइट पकड़ो बस। तो होगा क्या, अगर आप हवा को निकाल देते हो तो हाइट तीनों की बड़ी है केवल। बाकी प्रॉब्लम क्या आया कि जो प्लेटफॉर्म है वो खुला है, खड़े होने की जगह सबको मिली हुई है। तो गिरने की संभावना क्या है? 1 2 3 4 5 में आपके हिसाब से क्या लगता है? चांस है नहीं है कि गिरेगा, थोड़ा बहुत चांस है, 50-50 है, बहुत ज्यादा चांस है, गारंटी एक साथ गिरेगा ही गिरेगा, क्योंकि प्लेटफॉर्म केवल खड़े होने जितना है। गारंटी है कि गिरेगा ही गिरेगा। तो तीनों का लाइक्लीहुड आप कितना लाओगे? अगर हम बात करते हैं लाइक्लीहुड की, तो तीनों का लाइक्लीहुड आपका कितना आएगा? लाइक्लीहुड तीनों का कितना आप ला रहे हो? 1 2 3 4 5 में बहुत ज्यादा चांस है, बहुत कम चांस है, गारंटेड है कि गिरेंगे, क्या है उसमें? कितना आप वैल्यू ला रहे हो? हाँ, 1 से 25 नहीं रखना, 1 से 5 रखिए खाली। लाइक्लीहुड केवल इस सेक्शन में रहेंगे आप, केवल इसमें रहेंगे, केवल लाइक्लीहुड बताइए, कॉन्सिक्वेंस इधर है। 5 मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मानने को 4 5 जो आप मान लो। इन केस 5 मानो क्योंकि तीनों का बराबर ही आएगा। चलिए, तो सर लाइक्लीहुड संभावना तो तीनों की बराबर है कि लोग गिरेंगे, गारंटेड है, क्योंकि प्लेटफॉर्म इनका बहुत सेफ कोई नहीं है। चलिए, हमने लाइक्लीहुड निकाल लिया, और हमें निकालना होगा कंसीक्वेंस। कंसीक्वेंस का मतलब क्या है? अगर ए गिरता है, तीनों को कंपेयर करके चलिएगा, अगर ए गिरता है उतनी हाइट से, तो क्या हो सकता है उसके साथ? चोट नहीं लगेगी, फर्स्ट एड ट्रीटमेंट होगा, हो सकता है हड्डी उड्डी टूट जाए, हो सकता है कि परमानेंट डिसेबल हो जाए, या मरेंगे ही मरेंगे। क्या होगा? फर्स्ट एड हो सकता है या लास्ट टाइम इंजरी। फर्स्ट एड के चांसेस तो कम है मे भी, चलिए फर्स्ट एड रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, समझने के लिए केवल है वो, तो आप कोई भी रख के अभी चल सकते हो, लेकिन जब इंडस्ट्री में बनाया जाता है तो पर्टिकुलर डेटा आपको रखना पड़ेगा। चलो मान लेते हैं कि सर फर्स्ट एड हो सकता है। अब आओ 20 फीट वाले में क्या होगा? ये 2 नहीं, 3 आएगा, इसको 3 रखिए, ज्यादा छोटा हो जाएगा। फर्स्ट एड का मतलब होता है कि हल्की फुल्की बस करके दे दिए, ये कम से कम 3 आएगा, लास्ट टाइम इंजरी होगी इनको। अब आइए, हाँ, और 4 वाले में नहीं, केवल तीनों के हिसाब से अगर कंपेयर करना हो तो हाँ, तो फिर लास्ट टाइम इंजरी होता है। हाँ, चोट लगने की वजह, देखिए लास्ट टाइम इंजरी का मतलब क्या है? व्यक्ति को चोट लगी और उसकी वजह से उसका टाइम बर्बाद हुआ, मतलब आज चोट लगी और कल वो जॉब पे नहीं आ पाया, जो कल का टाइम बर्बाद हुआ है वो लास्ट टाइम इंजरी, लास्ट टाइम एक्सीडेंट में कंसीडर किया जाता है। जैसे पैर में मोच आ गई उसके, तो क्या होगा? वो अब 4-5 दिन के लिए छुट्टी है, तो वो उस केस में आएगा। अब चलिए बी वाले को भी आ रहे हैं, तब हड्डी टूट सकती है, हो सकता है सर भर्ती कराना पड़े, चलिए तो 4 आएगा। और 30 की हाइट से गिरेंगे तब तो भाई मरेंगे ही मरेंगे। चलिए, तो अब आइए, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? बोलिए, अब क्या निकालना है हमको? रिस्क लेवल या रिस्क वैल्यू। तो क्या करना होगा हमें इसे ये निकालने के लिए? इनका हम मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए, तो इनका कितना आया? ए का रिस्क लेवल कितना आया? 15। इसको रिस्क वैल्यू रखिए, ये लेवल नहीं है, ये रिस्क वैल्यू नंबर में है ना, 15। इनका कितना आया? 20। और इनका कितना आया? 25। अब आइए, अब क्या करते हैं? अब इसे बोलते हैं हम लोग रिस्क लेवल। लेवल का मतलब क्या होता है? कौन कितना टॉप पे है, कौन कितना लो है। तो अगर आप मल्टीप्लाई करते हो और वैल्यू आती है 1 से 7, तो वो आता है लो। अगर वैल्यू आई 7 से 15 तक में, तो क्या आएगा? मीडियम। और अगर वैल्यू आई 15 से 25, तो वो क्या कहलाएगा? हाई।
ये जो है ये आपका होता है रिस्क लेवल, बताता है हाई, मीडियम या लो। वैल्यू का मतलब होता है बाई नंबर जो दिखा रहा हो। तो इसमें क्या लग रहा है आपको, तीनों का क्या है, तीनों का तीनों हाई दिखा रहा है। तो अब बताइए, फिर से तीसरे सेक्शन में जो सवाल पूछा गया कि क्या आपने रिस्क को कंट्रोल किया है। भाई साफ दिख रहा है सर, कंट्रोल के नाम पर तो हम कुछ किए ही नहीं है। इनकेस प्रॉब्लम ये हो सकती है कि अगर ध्यान ना दे तो ये लोग जाएंगे ही जाएंगे, दिख ही रहा है साफ साफ किए जा सकते हैं। तो अब आप आएंगे कि सर इनके लिए बचाव हमें लेना होगा, तो क्या बचाव लिया जा सकता है, इसी के ऊपर चर्चा रहेगी। रिस्क को कैसे कैलकुलेट करना है, ये कॉन्सिक्वेंस क्या है, लाइक्लीहुड क्या है, इसमें क्लियर है लोग? ठीक, चलिए। तो तीनों का सर जो रिस्क लेवल आया, जो रिस्क वैल्यू वो क्या आई भाई, कि बहुत ज्यादा हाई है। ठीक है, अब आइए वही पॉइंट यहां पर रहा कि 1 से 7 की वैल्यू आती है तो लो रिस्क, 1 से 7 से 15 आता है तो मीडियम, और 15 से 25 आता है तो हाई। ये चीजें आप क्लियर हो चुके हो। तो सवाल है सर कि रिस्क को कंट्रोल किया कैसे जाए, क्या तरीका होगा? तो कम करने का तरीका क्या है, खाली नंबर घटा देंगे बस? क्या आप ऐसा करोगे कि लाइक्लीहुड अपने आप कम हो जाए? आपको कुछ ऐसा करना होगा कि लाइक्लीहुड अपने आप ही कम हो रहा हो। क्या करेंगे उसके लिए? तो अब आप बोलोगे सर फुल बॉडी हार्नेस दे देंगे, तो सर प्लेटफॉर्म दे देंगे। तो अगर आप एट-रैंडम उठा करके देना चालू किए तो हो सकता है आप कुछ चीजें दे पाओ, कुछ चीजें आपसे छूट जाए, तो फिर आप गए। तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए यूज किया जाता है हायरार्की ऑफ रिस्क कंट्रोल। हायरार्की का मतलब होता है श्रेणी। श्रेणी में जो सबसे ऊपर होता है उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा रहती है, और जो सबसे नीचे होता है उसकी वैल्यू सबसे कम। उसके ऊपर चर्चा करेंगे। देखिए, तो कह रहे हैं सर सिलेक्टिंग डिसाइडिंग का मेजर, जब आपने हजार्ड की पहचान कर ली है, व्हेन हजार्ड्स आर आइडेंटिफाइड थ्रू रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, रिस्क असेसमेंट प्रोसेस का इस्तेमाल करके जब आपने हजार्ड की पहचान कर ली है, इट इज नेसेसरी टू डिसाइड द प्रिकॉशंस, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आप बचाव अब लीजिए। तो बचाव लेने के लिए क्या करेंगे सर? तो कह रहा है दैट अ यूजफुल अप्रोच कैन बी यूज्ड टू अ रिस्क कंट्रोल हायरार्की। हायरार्की ऑफ रिस्क कंट्रोल का आप यूज कर सकते हो। हायरार्की ऑफ रिस्क कंट्रोल कोई कंट्रोल मेजर नहीं है, कोई प्रिकॉशन नहीं है। वो केवल आपको इतना बताता है कि प्रिकॉशंस लेने का स्टेज क्या होगा, पहले कौन फिर कौन फिर कौन फिर कौन, यानी आपको प्रायोरिटी देता है कौन? हायरार्की ऑफ रिस्क कंट्रोल। वो बताता है कि पहले क्या दिया जाना चाहिए, फिर क्या दिया जाएगा, फिर क्या दिया जाएगा, फिर क्या दिया जाएगा, ये वो चीजें बताता है। तो कह रहा है जनरल हायरार्की ऑफ रिस्क कंट्रोल बेस्ड ऑन ISO 45001 एंड ILO OSA 2001। यानी ये जो हायरार्की ऑफ रिस्क कंट्रोल है, कोई ऐसा नहीं कि कोई उठा और बना दिया, ये ILO और ISO को सर्टिफाइड, यानी कहें कि ILO और ISO के जो स्टैंडर्ड है उनको कंसीडर करके ही बनाया गया है। तो ग्लोबली ये वैल्यूएबल आपके लिए रहता है। आप देख सकते हो क्या बना है कि मोस्ट इफेक्टिव, जो सबसे ज्यादा ऊपर है वो सबसे ज्यादा प्रभावित, और जो सबसे नीचे है वो सबसे कम है। बहरहाल इसकी चर्चा होगी कल, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।